बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ साथियों, RHCSS सीरीज़ के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का लेक्चर बेसिकली एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होल्ड करता है, क्योंकि आज मैं आपको वो तमाम कंसेप्ट्स क्लियर करूँगा, थ्योरी में भी और कुछ हद तक जो प्रैक्टिकल पॉसिबल होता है उनका वो भी, जो आपको लिनक्स के साथ एक इन डेप्थ इंट्रोडक्टरी डिटेल देंगे। जो लोग सर्टिफिकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या जो काम करना चाहते हैं, दे ऑल पीपल नीड्स टू नो कि लिनक्स में काम अपने बेस लाइन के ऊपर क्या देखना होता है। आज के इस सिस्टम में जो टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ, सबसे पहले हम लिनक्स का बूट प्रोसेस देखेंगे, लिनक्स की कर्नल से कुछ इंट्रोडक्शन हासिल करेंगे, हार्डवेयर जो अवेलेबल है कर्नल में वो क्या है, प्रॉक और sysctl से बात करेंगे हम, और लॉग को ओवरव्यू लेंगे हम कि ये क्या है और sys लॉग जो है उसकी फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म की जाती है सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं बूट प्रोसेस की। बूट प्रोसेस होता क्या है, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन परफॉर्म ये होता है कि बायोस इनिशियलाइज की जाती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जो है वो आपके सिस्टम का डिफॉल्ट बूट लोडर कॉल करती है। RHEL के केस में हमारे पास जो बूट लोडर है दैट इज ग्रब। बूट लोडर क्या करता है, ये फर्स्ट कर्नल इमेज जो है उसको हार्ड ड्राइव से लोड करता है और ये कंट्रोल हैंडओवर कर देता है कर्नल के, जो कि फर्दर फाइल सिस्टम माउंट करती है और आपके अप्रोप्रिएट सिस्टम सर्विसेज लेके आती है। जब ये काम परफॉर्म हो जाता है तो फिर यूज़र जो है वो उसको लॉगिन स्क्रीन के साथ प्रेजेंट किया जाता है, जिसके बाद हमारा प्रॉपर फंक्शन शुरू होता है वर्किंग के लिहाज से। थोड़ा इन डेप्थ इस चीज़ को हम देखते हैं। बूट प्रोसेस के दौरान सबसे पहली चीज़ ये कि कर्नल जो है वो डिटेक्ट करती है कि आपके सिस्टम पे हार्डवेयर कौन सा है और उसके अकॉर्डिंगली वो ड्राइवर्स को लोड करती है अपनी इनिशियल रैम फाइल से। इनिशियल रैम फाइल जो है ये आपको कहाँ अवेलेबल होगी, तो ये जनाब आपको मिलती होती है, ज़रा मेरी स्क्रीन सामने आने दें जी, ये आपको मिलेगी स्लैश बूट के फोल्डर में और ये इसका नाम है इनिट रैम एफएस। उसके बाद आपका कर्नल का वर्जन .img। जितनी कर्नल इंस्टॉल होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ स्लैश बूट के फोल्डर में नजर आ रही होंगी। उसके बाद एक इमेज करता क्या है कि ये सिस्टम को फाइल सिस्टम को रीड ओनली मोड में फर्स्ट टाइम माउंट करते हैं और इनिट लोड कर देता है। इनिट सिस्टम का इनिशियल स्टार्टअप प्रोसेस है, जो इसे मदर प्रोसेस कहते हैं और बाकी सब प्रोसेस इसके बेस पे चाइल्ड चलते हैं। इनिट करता क्या है, इनिट ये करता है कि जी सबसे पहले वो सारे नेसेसरी स्क्रिप्ट जो हैं वो /etc/init से लोड होते हैं। उसके बाद etc/init टैब से इनिट टैब ज्यादा था, इनिट टैब से रीड किया जाता है और आपका डिफॉल्ट रन लेवल वहां से लोड होता है। जो भी रन लेवल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 0 से लेकर 6 तक। अप्रोप्रिएट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है इनिट जो है, जिस रन लेवल के लिए कहा गया, और यूजर को लॉगिन की स्क्रीन दी जाती है। अगली बात आती है ग्रब की। ग्रब क्या है, ग्रब बेसिकली आपका ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर है, जो कि ओएस और लिनक्स को बूट करवाता है। 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज ये होती है कि आपके जो सिस्टम का बूट सेक्टर है उसका फर्स्ट 446 बाइट में इसकी आइडेंटिफिकेशन रखी होती है, जिसके बूट करना है इसने, और जब ये आइडेंटिफिकेशन बूट कर जाती है तो फिर सेकंड ऑप्शन में ग्रब जो है वो आपका पार्टीशन बूट करता है और आगे फर्दर एग्जीक्यूशन करता है इमेजेस की, जो हमने कभी कर्नल इमेज की बात की थी। नीचे ये भी देख लें कि आपका जो ग्रब है, मैंने शायद पहले ही बताया था, LVM के ऊपर सपोर्ट नहीं है, ये नॉन LVM पार्टीशन पे रिजाइड करता है। आप अगर चाहें तो आप ग्रब को जनाब देख भी सकते हैं कि ग्रब कहाँ अवेलेबल है। ये आपकी इनिट टैब की फाइल है और जनाब ग्रब आपका यहाँ मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी लेट्स करें /boot/grub/grub.conf। ये आपकी ग्रब फाइल है। इसकी ये सारी देखें डिफॉल्ट क्या है, 0 मीन की जो फर्स्ट टाइटल है वो लोड किया जाएगा। टाइम मोड इन 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड वेट करेगा। स्प्लैश स्क्रीन जो आपके सामने इमेज आती है रेड कलर की या ब्लू कलर की बैकएंड पे। हिडन मेन्यू, फर्स्ट टाइम मेन्यू शो नहीं होगा। और ये जब लिनक्स लोड करेगी तो ये टाइटल आपके सामने आएगा, और जब उस टाइटल पे आप क्लिक करते हैं तो सिस्टम रूट से कहाँ से बूट करेगा, कौन सा कर्नल का इमेज उठाएगा, ये सारी बातें जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल होती हैं। अगली चीज एक आती है कि आपने अगर से अपने ग्रब को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना हो
कि आप रन टाइम पे जब आते हैं तो लोग स्पेस बार प्रेस करके ग्रब के मेन्यू में चले जाते हैं और इससे स्टार्टअप से खेलते हैं। उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं विच इज MD5 ग्रब MD5 क्रिप्ट। आप ग्रब MD5 क्रिप्ट लिखें, पासवर्ड दें, कंप्यूटर जो है वो ये पासवर्ड आपका जनरेट कर देगा। पासवर्ड जनरेट हो जाता है तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और लेस की जगह आप जनाब कह दें VIM। पेस्ट कहाँ करना होता है, पेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, टाइटल से पहले यहाँ पर लिखने से उस पर जाने से पहले लिखेंगे हम क्या, ये देखें आपने लिखा होना है पासवर्ड -- MD5 उसके बाद पासवर्ड से। मैं कहता हूँ पासवर्ड -- MD5 और उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब नतीजा क्या होगा कि जब भी मेरा सिस्टम बूट करेगा और कोई शख्स ग्रब के मेन्यू में जाने की कोशिश करेगा तो उसको पासवर्ड मांगा जाएगा। इस तरह आपका बूट मेन्यू जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया जाता है यूजर्स की अनऑथराइज्ड एक्सेस के अगेंस्ट। ग्रब के बाद एक और अब नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है RHEL 6 से ऑनवर्ड, दैट इज अपस्टार्ट। अपस्टार्ट बेसिकली ये सिस्टम स्टार्टअप सर्विस है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि उबुंटू लिनक्स के लिए इनिशियली डेवलप की गई है और इसको RHEL 6 से ऑनवर्ड रिप्लेस किया गया है ओल्ड आपको sysv फाइल है उसके साथ। sysv में और इनिट में फ़र्क क्या है कि sysv इनिट आपकी सर्विसेज को सिक्वेंशियली स्टार्ट करती थी कि एक सर्विस स्टार्ट हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब अगर बीच में कोई ऐसी सर्विस आ गई है जो कि लेट हो रही है स्टार्ट होने में तो उसकी वजह से आपकी तमाम सर्विस का जो स्टार्ट है वो डिले हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अप स्टार्ट को लाया गया। अप स्टार्ट क्या करती है, वो हर सर्विस को एज एन इवेंट ट्रीट करती है और इन इवेंट्स को इन पैरेलल रन करती है। सो एट द एंड आपको एक बहुत फास्ट बूट एक्सपीरियंस अवेलेबल होता है जो कि इन केस ऑफ इनिट हमें अवेलेबल नहीं था। फिर ये कि अगर कोई सर्विस डिले कर रही है तो सर्विस डिले करती रहती है, रेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो फर्क में नहीं आती। अच्छा, अब इनिट का प्रोसेस ऑफ वर्किंग क्या है, जिस इनिट की हम बात कर रहे हैं जो हमारा पेरेंट प्रोसेस है। इनिट आपका सबसे मेन फर्स्ट प्रोसेस होता है, बाकी तमाम प्रोसेस इसके चाइल्ड प्रोसेस होते हैं और इसे स्टार्ट किए जाते हैं और ये लोकेट कहाँ पे होते हैं, ये /sbin/init में होती है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं वो आपको /etc/init में मिल जाएंगी। नेक्स्ट फाइल हमारे पास आती है दैट इज rcs.conf। ये पहला स्क्रिप्ट है जिसको आपकी अप स्टार्ट कॉल करती है और ये लोकेट होता है /etc में /init में /rcs.conf के अंदर। मैं कहता हूँ से लेस /etc rcs etc/init and /rcs.conf। ये आपका स्क्रिप्ट है। ये स्टार्ट ऑन द स्टार्टअप, स्टॉप ऑन रन लेवल, नीचे उसके वो सारे टास्क और जिन स्क्रिप्ट को उसने चलाना है वो सारे यहाँ पर शो करवाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि rcs.conf जो है वो rc.d में rc.sys init के स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद आपकी इनिट टैब की टेबल रीड की जाती है डिफॉल्ट रन लेवल के लिए और उसके बाद उस रन लेवल के स्क्रिप्ट चला के आपको रिस्पेक्टिव रन लेवल में स्विच करवा दिया जाता है। rcinit.file जो आपकी अवेलेबल है वो rc.d में rc.sys init में होती है। ये आपका सिस्टम का होस्ट नेम असाइन करती है, नेटवर्किंग स्टार्ट करती है, फाइल सिस्टम को माउंट करती है और चेक करती है, प्लेमथ को रन करती है। प्लेमथ आप देखते हैं RHEL 6 में ब्लू कलर की बार जा रही है तो उसे प्लेमथ कहते हैं, उसको रन करती है। SC लिनक्स स्टेट जो है वो सेटल करती है और आपके जो बूटअप के मैसेजेस हैं उनको डी मैसेज के फोल्डर में फाइल में भेजती है। उसके बाद जाती है इनिट टैब की बारी। इनिट टैब जो है ये etc इनिट टैब होती है। RHEL 5 और प्रायर वर्जन में ये आपका मेन स्क्रिप्ट था बूटअप के लिए, लेकिन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ अदर सर्विसेज जब जिनकी अभी हमने बात की थी अप स्टार्ट वगैरह की, तो अब रन इनिट टैब का काम सिर्फ रन लेवल प्रोवाइड करना रह गया है। इसके थ्रू सिस्टम ये रीड करता है कि उसने किस रन लेवल पे स्विच होना है।
rc.conf कहाँ पे मिलेगी? ये आपको rc.conf फाइल की लोकेशन है init rc.conf में, और rcs.conf फाइल्स को कॉल करती है। ये डिफॉल्ट रन लेवल सेट करती है और वो स्क्रिप्ट सारे चला देती है जो आपके etc rc.d में rc.x.d में होते हैं। वहाँ पे x जो है ये स्टैंड करता है आपके डिफॉल्ट रन लेवल के लिए जिस रन लेवल कॉल किया गया। मैं कहता हूँ कैसे ls/etc/rc.d etc/rc.d एंड rc देखें, ये देखें rc 1 2 3 1 3 4 5 ये सारे आपके सामने रन लेवल्स हैं। तो जो रिस्पेक्टिव रन लेवल इनिट टैब में होगा वो यहाँ से रन कर जाएगा। इसके अलावा इसका स्टार्टर स्क्रिप्ट्स डिफरेंट मौजूद हैं। आप सिस्क कॉन्फ़िग में इनिट में जाके देख लें, ये उसका प्लेमोथ का कलर और बाकी चीज़ें देखता है। tty.conf में जाएं, जो आपके टेक्स्ट टाइप टर्मिनल्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो की जाती है। और उसके अलावा जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स हैं वो इनिट के अंदर होते हैं etc में। आप इसके लिए मैन पेज नंबर 5, मैन पेज नंबर 8 देख लें और जाए ubuntu.upstart.ubuntu.com पे जाएं तो आपको अपस्टार्ट की मज़ीद डिटेल भी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कर्नल पे। कर्नल जो है ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है, और जो लिनक्स का कर्नल है ये फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया था लाइनस टॉरवल्ड्स ने जब वो PhD कर रहा था 91 में। और लाइनस टॉरवल्ड ने इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज करवाया था, कम्युनिटी वर्जन, जो कि वर्जन 1 था इन 1994 मार्च में। वर्जन 2 इसका रिलीज किया गया सितंबर 96 में। 2.6 हमारे पास आया दिसंबर 2003 में। कर्नल का जो फंक्शन है OS के लिए वो क्या करता है कि सिस्टम में स्टार्टअप करता है, नेटवर्किंग होती है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, SC लिनक्स में आपके सिक्योरिटी, फायरवॉल, परमिशन सारे चेक करता है और आपके सिस्टम को बूट करवाता है। यानी कि एंड टू एंड फंक्शनैलिटी आपकी कर्नल करके देता है। RHEL का वर्जन स्कीम क्या होती है? ये प्रेजेंट करता है major.minor.patch-build.elx एंटरप्राइज लिनक्स 6 या 5 ये जो भी है, और आर्किटेक्चर x86 होता है, 64 होता है, AMD होता है, वो सारे यहाँ पे लिखे जाते हैं। आपने कर्नल का करंट वर्जन चेक करना है तो आप uname-r लिखो और आपको वर्जन जो है वो नजर आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्क्रीन क्लियर करता हूँ, uname-r करें और ये आपकी लिनक्स का वर्जन है EL6 व्हाट्सएवर, ये आपको बताएगा। इन चीज़ों का आपने ज़रा नज़र में भी रखना है। ड्यूरिंग द एग्जाम ये बात मैंने भी रेड में मार्क की हुई है। अगर आपको कहा जाए कि नई कर्नल आपने अपग्रेड करनी है एग्जिस्टिंग कर्नल के अलावा, तो बराए मेहरबानी अपग्रेड ना कीजिएगा, आपने कर्नल इंस्टॉल करनी है। अगर आपको RPM फाइल दी जाती है तो आपने RPM-IVH यूज़ करके इंस्टॉल करनी है नई कर्नल, या अगर आपको यम कहा जाता है तो आपने यम के थ्रू इंस्टॉल करनी है नई कर्नल। यम अपडेट नहीं चलानी, ना ही RPM-UVH चलाने की कोशिश करनी। दोनों सूरतों में आपका सिस्टम करप्ट हो जाएगा, मोस्ट प्रॉबेबली करप्ट हो जाएगा, रिस्क मत लीजिएगा। सो व्हेनेवर यू आर आस्क्ड फॉर इंस्टॉल अ न्यू कर्नल और अपडेट द एग्जिस्टिंग कर्नल, तो आपने नई कर्नल फ्रेश इंस्टॉल करनी है। कर्नल जो है वो एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है। इट मीन्स कि आपके OS जो है वो कर्नल स्पेस में चल रहा होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता। कर्नल करेगी क्या कि आपके लिए डिवाइस ड्राइवर्स लोड करेगी जिनको हम कर्नल मॉड्यूल्स कहते हैं, और ये डायनामिकली लोड या अनलोड होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। और ये तमाम मॉड्यूल्स लिखे कहाँ जाते हैं, कहाँ देख सकते हैं इनको? आप जनाब देख सकते हैं लिब में, मॉड्यूल्स में, कर्नल वर्जन में। और जितने भी मॉड्यूल इंस्टॉल्ड हैं, लोडेड की बात नहीं कर रही, वो जो इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स होते हैं वो आपको /boot में अवेलेबल होते हैं। VM लाइनर्स ये आपकी उस फैक्ट को कवर करती है कि आपका जो कर्नल का इमेज है वो एक कंप्रेस्ड इमेज फाइल के तौर पर रखा गया है। और अवेलेबल आपको ये कहाँ पे होगा जनाब? तो अवेलेबल आपको ये बूट के फोल्डर में ही होगा। ये आपका पड़ा हुआ है जनाब, और VM लाइनर्स। प्रोसेस डायरेक्टरीज जो हैं, जब लिनक्स का कर्नल लोड करता है तो वो क्या करता है? ड्यूरिंग रन टाइम वो proc, sys और dev डायरेक्टरीज बनाते हैं। proc में आपके सारे रनिंग प्रोसेसेस होते हैं और कर्नल पैरामीटर्स होते हैं। इन कर्नल पैरामीटर्स की मदद से हम रन टाइम पे अपने कर्नल को फाइन ट्यून कर सकते हैं। sys में आपके सिस्टम डिवाइसेस और उसके ड्राइवर्स होते हैं, और dev में आपके एक्सेस पॉइंट्स और बाकी जो ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं वो अवेलेबल नजर आएंगे आपको। हार्डवेयर एंड कर्नल,
आपका जो डी मैसेज का फाइल है, ये आपकी फाइल शो करवाती है वो तमाम डाटा जो फ्रॉम बूटअप टिल द स्टार्टअप आपके सिस्टम में लॉगिन स्क्रीन तक रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप डी मैसेज की यूटिलिटी कॉल करें, मैं ऐसे कह देता हूँ कि लेस डी एम ई एस जी, या मैं कहता हूँ डी एम ई एस जी मोर करता हूँ। ये देखिए इसके अंदर सारी बातें वो आ रही हैं जो कि हार्डवेयर लेवल की बातें। आप स्पेस बार दबाएं, ये तमाम के तमाम आपको इंफॉर्मेशन शो करेगा। LSPCI क्या करेगा, तमाम PCI डिवाइसेस आपके जो सिस्टम पे अटैच हैं वो शो कर देगा। मैं कहता हूँ LSPCI, ये PCI डिवाइसेस हैं। फिर है कि LSPCI-K कर्नल मॉड्यूल्स, ये आपको वो 7 कर्नल मॉड्यूल समेत दिखाएगा कि किस PCI के साथ कौन सा कर्नल मॉड्यूल लगा हुआ है। फिर LS-USB, आप USB डिवाइसेस दे सकते हो। LS-USB-T, आप USB डिवाइस को ट्री फॉर्मेट में देख सकते हो। फिर DMI DE कोड जो है ये क्या करता है, ये आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी सिस्टम के ऊपर जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उसके बारे में। से मैं कहता हूँ DMI DE कोड -T प्रोसेसर, तो ये देखिए कि DMI DE कोड जो है ये आपको प्रोसेसर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ये आपको सामने शो करवा देगा। जैसा लिखा हुआ है प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन, डेजिग्नेशन, टाइप्स और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी थ्रू DMI DE कोड। कर्नल मॉड्यूल्स अगर आपने देखने हो तो उसके लिए आप ls mod की कमांड दें। से मैं कहता हूँ जी मैं पहले स्क्रीन क्लियर करता हूँ, ls mod और लेस करूँ। ls mod क्या है, मॉड्यूल नेम, उसका साइज, यूज बाय, इसमें यूज बाय में और यूज टू कौन डिपेंड है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, ये आपको बताएगा। जिस तरह ये SR mod है, ये आपका CD-ROM का मॉड्यूल है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन CD-ROM जो है 1 है उसका डिपेंडेंट, वो कौन है, SR mod, यानी कि CD-ROM जो है वो डिपेंड करती है SR mod के मॉड्यूल पे। तो ये आपके जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको शो करवाती है कौन सी आपकी मॉड्यूल किस पे फर्दर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर एक मॉड्यूल रुकेगा तो उस पर जितने भी डिपेंडेंट होते हैं वो खुद ब खुद स्टॉप हो जाते हैं। आप मॉड इन्फो के थ्रू किसी भी मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैं कह देता हूँ उससे मॉड इन्फो SR_mod, CD-ROM मॉड्यूल की मुझे डिटेल आ जाएगी। देखें इसका जो CD-ROM ड्राइवर है और बाकी चीज़ें हैं। अब अगर आप किसी मॉड्यूल को अनलोड करना चाहते हो, जिस तरह CD-ROM मॉड्यूल है, आप mod prop दो -R-V SR mod। R क्या करेगा, स्विच रिमूव कर देगा। और अगर लोड करना तो आप सिंपल कहो mod prop डैश स्पेस देके मॉड्यूल का नाम, तो वो उस मॉड्यूल को दोबारा लोड भी करवा देगा। तो ये तरीकाकार है इजी इन मॉड्यूल्स को देखने का। आपने कर्नल के सारे मॉड्यूल देखने हैं तो आप ls करो /lib/module $uname-r। मैंने uname-r क्यों किया, ताकि कर्नल नेम खुद ब खुद रिप्लेस हो जाए और कर्नल का नाम दिया, तो आपको जितने भी मॉड्यूल्स हैं लोडेड मॉड्यूल्स वो आपकी लिस्ट में सामने शो हो जाएंगे। ट्राई इट, आपने करना है। फिर आ जाती है बात proc एंड sysctl की। proc प्रोसेस मैंने आपको बताया कि ये रन टाइम पे बनाया जाता है, कर्नल के पैरामीटर सारे इसके अंदर रन करते हैं और रन टाइम पे आप इसमें जो चेंजेस करेंगे वो एक तो सर्वाइव नहीं करेंगी, दूसरा ये है कि उसके थ्रू आप फाइन ट्यून करके रन टाइम पे स्पेसिफिक रिसोर्सेज के एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। अब डिफरेंट कमांड्स आपको दी जाती है जिसके थ्रू आप proc की इन्फॉर्मेशन जो है ना एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में अच्छे तरीके से ले सकते हो। जिस तरह मैं एक आसान सी बात करता हूँ, ये वाली एग्जांपल देते हैं। मैं माउंट्स जो है ना वो देखना चाहता हूँ, proc के थ्रू और माउंट की कमांड के थ्रू क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं कहता हूँ जी cat/proc/mounts। ये देखें एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई है। मैं इसको कहता हूँ OS की कमांड से माउंट। अब देखिए कमांड का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये एक तरीका कार होता है जिसके थ्रू ज़्यादा डिटेल की बजाय सिर्फ रेलेवेंट और बेस्ट नोन इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है आपके सामने शो करता है थ्रू OS कमांड्स। proc भी वही काम कर रहा है, लेकिन ये कमांड हमारी हेल्प करती हैं आसानी से कमांड्स को व्यू करने के लिए। अब अगर हमने कर्नल में कोई चेंज करवानी है या कर्नल पैरामीटर एडजस्ट करना है और परमानेंटली साथ रोकना है तो फिर हम sysctl को यूज़ करवाते हैं। जिससे मैंने ये लिनक्स का राउटर बनाने की एग्जांपल आपको लिखी हुई है। proc में आप sys में नेट में IPv4 में IP फॉरवर्ड जो है इसको अगर आप 1 कर दोगे तो आपकी मशीन एज अ लिनक्स राउटर काम करेगी, लेकिन ये रन टाइम पे होगा। इफ़ यू वांट टू कीप इट फॉर एवर
परमानेंट तो आप VIM करेंगे ETC में sysctl को। मैं आपको दिखा देता हूँ ये फाइल, ये है VIM/etc एंड sysctl। एंटर करें, इसमें देखें ये IPv4 जो है फॉरवर्डर 0 हुआ है। मैं इसको 1 करके जब सेव करूंगा और रन करूंगा सिस्टम को, तो मेरा सिस्टम फिर बूटअप के बाद भी एज अ पैकेट फॉरवर्डर या एज अ राउटर एक्ट करना शुरू करेगा। इसमें डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है कर्नल पैरामीटर यहाँ दे सकते हो। अगर आपने देखने हो कि हैं कौन कौन सा अलाउड, तो आप -a के साथ एग्जीक्यूट करो इसको, sysctl-a, तो ये आपको बता देगा कि कौन कौन से कर्नल पैरामीटर्स हैं जो कि आप इस कमांड के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। मेरा ख्याल ये काफ़ी डिटेल्ड है, आप इसको देखकर मैन पेजेस पढ़ के अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जो कर्नल पैरामीटर्स हैं वो sysctl के थ्रू एडजस्ट करवा सकते हैं। लॉग्स और syslog, लॉग्स करते क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सिस्टम की ट्रबल शूटिंग और सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए। तमाम लॉग्स आपको var लॉग की डायरेक्टरी में मिलेंगे। प्राइमरी लॉग फाइल जो आपकी है वो लॉग मैसेजेस है, जो भी सिस्टम की करंट एक्टिविटी होती है वो मैसेजेस में जा रहा होता है, अदर देन द सिस्टम बूट रिलेटेड इश्यूज जो हैं जो कि डी मैसेज में जाते हैं। उसके अलावा var log सिक्योर क्या करता है, इसके अंदर आपके ऑडिट रिलेटेड सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स जो हैं, लाइक TCP रैपर्स हैं, लॉगिन्स हैं, लॉगआउट्स हैं, वो var log सिक्योर के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो इफ़ यू थिंक कि कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हुई है या गलत लॉगिन्स हो रहे हैं, तो आप इस फाइल को चेक कर सकते हैं। audit.log क्या करता है, ये आपके SE लिनक्स और AVC की जो एरर मैसेजेस होते हैं वो सारे के सारे ऑडिट में आते हैं। और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, हर सर्विस आप ये देख लीजिएगा कि var log भी अपना लॉग बनाएगी। yum.log क्या करता है, yum से मुतालिक डाटा शो करता है। बूट लॉग, HTTPD वेब सर्वर का लॉग देगा। ये कुछ कमांड्स हैं, अगर आप टेल-f करके लॉग फाइल का नाम दोगे तो रनिंग टाइम पे आपको लॉग शो होगा। जिस तरह मैं काम कर देता हूँ, मैं कहता हूँ tel-f/var log मैसेजेस। अब मैं कोई भी अगर फंक्शन करता हूँ जो सिस्टम को अफेक्ट करता है या इनफेक्ट करता है, तो वो इस पर शो हो जाएगा। सही देखो, मैंने डिस्कनेक्ट किया नेटवर्क, उसने मैसेज रिकॉर्ड कर दिया लॉग के अंदर। मैं एक लाइन लगाता हूँ, अब मैं इसको ये देखें, उसने दोबारा उसको ये देखें एक्टिवेट किया। ये एक तरीका कार है जिसके थ्रू आप रन टाइम पे भी लॉग्स को देख सकते हो। देखो लॉग में उसने IPv बाउंड कर दिया मेरा, ये देखें उसने ऊपर सेटिंग्स की नेटवर्क मैनेजर की। तो ये आपको लॉग्स जो हैं बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मुहैया कर सकते हैं जब आप सिस्टम में वर्किंग कर रहे होते हैं। फिर आ जाती है बात syslog की। syslog क्या करता है कि पहली बात तो ये थी कि पहले एक syslog आता था RHEL 5 से ऑनवर्ड में, बैकवर्ड में। RHEL 6 ऑनवर्ड में syslog को रिप्लेस किया गया rsyslog डेमन के साथ, और इसमें एडवांस फीचर क्या दिया गया है कि इससे आप इनक्रिप्टेड मैसेजेस भेज सकते हैं रिमोट लॉग सर्वर को, पहले ये नहीं था। या आप डायरेक्टली MySQL का डेटाबेस जो है उसको लॉग्स राइट करवा सकते हो। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर है, क्योंकि डेटाबेस लेवल पे हैंडल किया गया लॉग जो है उसके ऊपर आप कोई आसान एप्लीकेशन बनाकर वेब बेस्ड या डेस्कटॉप बेस्ड तो अच्छे तरीके से चीज़ों को मॉनिटरिंग एरिया में ले जा सकते हैं, rather than रीडिंग लॉग्स फ्रॉम लॉग फाइल डायरेक्टरी, क्योंकि हर शख्स लॉग नहीं पढ़ सकता। सो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। आप rsyslog.conf में जाएं और रूल्स सेक्शन देखें। क्या करते हैं जनाब, VIM/etc एंड rsyslog, ये तमाम आपके लॉग फाइल की चीज़ें हैं। ये ग्लोबल डायरेक्टरीज में आप देखें आपके तमाम रूल्स की सेटिंग मौजूद हैं। ये है रूल, ये है उसकी प्रायोरिटी। डॉट के बाद वाली प्रायोरिटी, डॉट के पहले वाला आपका रूल होता है। स्टैटिक है, स्टैटिक मीन्स के एनी प्रायोरिटी मैसेजेस शैल बी सेंड टू द डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन दी गई है, जिस तरह ये डेस्टिनेशन दी गई है। अगर आप स्टार को क्रिट से करेंगे तो क्रिटिकल मैसेजेस जाएंगे। आप मैन पेजेस देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसके अलावा कौन कौन से वर्ड्स दे सकते हैं जिसके थ्रू रेलेवेंट मैसेजेस ही आपके लॉग को हिट करें। आप सर्विस को रिलोड भी करवा सकते हो, रिस्टार्ट भी करा सकते हो, दोनों बातें सेम है। जो तीसरा फीचर है वो ये है कि आपने किसी रिमोट सर्वर को लॉग भेजना है लोकल मशीन का। रिमोट सर्वर को लोकल मशीन का लॉग भेजने का तरीका क्या है जी, सबसे इसके एंड पे आ जाएं आप। ये चीज़ आप ये देखें, ये लाइन इंडिकेट करेगी आपको
स्टैटिक डॉट स्टैटिक से मुराद ये कि हर सर्विस का हर लॉग जो है वो सेंड किया जाए। आप क्या करेंगे, इससे आप कहते हैं स्टार डॉट स्टार एट 1 फॉर टीसीपी एंड 2 एट फॉर यूडीपी। ये देखें 2 फॉर टीसीपी एंड 1 फॉर यूडीपी। तो टीसीपी ट्रैफिक आप ले लो, फर्क नहीं पड़ता अगर बैंडविड्थ है। एट और ये रिमोट होस्ट का आईपी में कहते तो 192.168.1. से मेरा 10 था और कॉलन 514। तो ये आप बस लिख दें, उसके बाद आप सर्विस रिलोड कर दें एंड जब आप सर्विस रिलोड कर लोगे तो देन यू विल सी कि सिस्टम जो है वो खुद ब खुद इन लॉग्स को, जो भी लॉग आपके सिस्टम पे आएंगे उनको रिमोट सर्वर को सेंड करना शुरू कर देगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर आपको पसंद आएगा और आप इसको अब इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, वर्किंग करके देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।